Dear students, Assalamu alaikum. I welcome all of you in the lecture 5 for the course series Human Growth and Development. And the course code for this course is SPED 2112. This course is designed for the program B.Ed Honors Special Education Semester 4. I do hope that you all are enjoying this course series for the online classes. और इसमें हमने जो पिछले लेक्चर सब देखे हैं आपने उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा और आप यकीनन ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में आप जान चुके होंगे। तो आइए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है इस कोर्स का दैट इज़ मोटर सेंसरी एंड परसेप्चुअल डेवलपमेंट है। So again, I am going to introduce you myself, Dr. Afaf Manzoor, Department of Special Education, University of Education, Lahore. And you can access me on afaf.manzoor@ue.edu.pk. So today's agenda is that we are going to discuss Unit 2 का जो component 2.3 है that is motor sensory and perceptual development. Previous lectures में हमने biological beginnings को बहुत तफसील से डिस्कस किया जिसमें कि हमने रोल ऑफ जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट का जो इन्फ्लुएंस है ग्रोथ के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर उसको भी हमने तफसील से देखा। बायोलॉजिकल बिगनिंग्स में बायोलॉजिकल प्रोसेस या बायोलॉजिकल लाइफ स्पैन जो है जिसमें किस तरह से जो इंसान है वो मुख्तलिफ स्टेजेस में से लाइफ की गुजरते हुए उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रही होती है। और फिर इसी तरह से हमने फ़िज़िकल डेवलपमेंट और हेल्थ के ऊपर भी डिटेल से लेक्चर सुना। तो आइए आज जो है हम मोटर सेंसरी और परसेप्चुअल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। So after watching this video, students will be able to know basic concepts of motor, perceptual and sensory development. They will also consider to understand the developmental process in gross motor. और इसी तरह से they can be able to differentiate between various sensory processes. Various sensory processes जैसे कि hearing, vision, टच, स्मेल, ये तमाम जो डिफरेंट सेंसरी प्रोसेसेस हैं उनके दरमियान में डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि उनकी डेवलपमेंट के किस तरह से डिफरेंट माइलस्टोन्स होते हैं और जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का पैटर्न है उसके ऊपर वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं या ग्रोथ और डेवलपमेंट उनकी वजह से किस तरह से इन्फ्लुएंस होती है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द मोटर सेंसरी एंड परसेप्चुअल डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट जैसे कि पिछले लेक्चर्स में भी हम शेयर कर चुके हैं कि मोटर डेवलपमेंट हम कहते हैं जो हमारी लोकोमोशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, हमारी मोबिलिटी से रिलेटेड जो स्किल्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो बॉडी फंक्शंस हैं, उसको हम मोटर स्किल्स जो है उसका नाम देते हैं। और मोटर डेवलपमेंट जो है दैट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड्स बोन, मसल्स एंड एबिलिटी टू मूव अराउंड एंड मैनिपुलेट हिज और हर एनवायरनमेंट। देखिए बहुत सिंपल से इसकी डेफिनेशन है मोटर डेवलपमेंट की। इसमें आपने ये देखा है कि इसमें चंद एक चीज़ें जो शामिल होती हैं दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर फिजिकल पार्ट ऑफ द बॉडी। और इसमें बोन्स हैं बेसिकली जिनके ऊपर सारा मसल्स और फ्लैश बॉडी का होता है। तो बोन्स की डेवलपमेंट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मोटर डेवलपमेंट। और इसी तरह से मसल्स जो हैं यानी मसल्स प्रॉपर तरीके से फॉर्म हो रहे हों, उनकी ग्रोथ जो है वो अप्रोप्रिएट हो रही हो, उसमें कोई फ्लॉपीनेस ना हो, कोई रिजिडिटी ना हो, वो एक प्रॉपर टोन के अंदर हो, तो फिर वो मोटर डेवलपमेंट के लिए या मोटर एबिलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं। सो इट्स सिंपल दैट द इट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड्स बोन्स एंड मसल्स एंड एबिलिटी टू मूव अराउंड एंड मैनिपुलेट हिज और हर एनवायरनमेंट, यानी वो अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट कर सके, यानी उसमें वॉक अराउंड कर सके, उसमें चीज़ें उठा के रख सके, बैठ सके, टच कर सके, पिक कर सके, थ्रो कर सके। ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं दीज आर रिलेटेड टू ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़। सो मोटर डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। मोटर डेवलपमेंट को जो है आमतौर पे दो सेक्शंस में जो है वो डिवाइड किया जाता है। वन इज़ ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड द अदर इज़ फाइन मोटर डेवलपमेंट. So gross motor skills refers to the moving the whole body and using larger muscles such as those in the arms and legs. जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि इट इन्वॉल्व्स द लार्जर मसल्स ऑफ योर बॉडी। और इसमें जो है वो लार्जर मसल्स बॉडी की यूज़ करते हुए जैसे कि हमारे लेग्स हैं और आर्म्स हैं उसके थ्रू जो हम मूवमेंट कर रहे होते हैं दैट इज़ ग्रॉस मोटर।
These muscles allows us to sit, stand, walk and run among other activities. So in infancy, gross motor skills include gaining control of the head, neck and torso to achieve a sitting or standing position. अभी हम आगे से डिटेल में भी इसको पढ़ेंगे कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से हर लाइफ स्पैन में उसकी जो माइलस्टोन्स हैं वो क्या क्या होते हैं. So they also include locomotor skills that emerge in the toddler years such as walking, throwing and stretching. इस तरह से प्री स्कूलर्स जो हैं that gain even greater control over their bodies. So this contributes to their increasing confidence and ability to engage in social play. The other type of motor development is fine motor development. It involves the small muscles of the body, especially in the hand. जो हमारे स्मॉल मूवमेंट्स हैं बॉडी की, जैसे कि हाथ की जो मूवमेंट्स हैं वो फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं. सो इट रेफर्स टू स्मॉल मसल्स फाउंड इन इंडिविजुअल बॉडी पार्ट्स, स्पेशली दोज इन द हैंड्स एंड द फीट. Children use their fine motor skills to grasp, hold, and manipulate small objects such as cups or to use tools, including scissors and paintbrushes, as they gain hand eye coordination. So, preschoolers learn to direct the movements of their fingers, hands, and wrists to perform more complex tasks, including drawing fine details or stringing small beads. So, these are few fine motor activities which a child has to perform. तो यानी जो डायरेक्ट आपकी होल्डिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, ग्रास्पिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, स्क्रिबलिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, दीज आर लाइक फाइन मोटर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़. सो मोटर डेवलपमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व्स हाउ वेल चिल्ड्रंस मसल्स वर्क. मोटर डेवलपमेंट के जो उसकी पार्ट है उसमें ये भी शामिल है कि जो उसके मसल्स हैं वो कितने बेहतर तरीके से वर्क कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल कभी अगर आपके मसल्स में कोई स्ट्रेच आ जाता है तो आप देखिए कि आपको अपनी बॉडी को मूव करना कितना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, यानी ऑल दो योर बोन्स आर इंटैक्ट, लेकिन ड्यू टू सम स्ट्रेच, किसी भी वजह से वो स्ट्रेच आपके मसल्स में आ जाता है. लाइक इफ़ समटाइम्स यू आर प्लेइंग आफ्टर लॉन्ग टाइम तो आपके मसल स्ट्रेच हो सकते हैं, या फिर आपको रात को सोते हुए आप किसी एक साइड पे मसल से थोड़ी देर के लिए सो गए तो आपके मसल्स में स्ट्रेच हो गए, खासतौर पर नेक वगैरह के मसल स्ट्रेच हो जाते हैं. या कोई चोट लगने से, गिरने से आप किसी लेग की कोई मसल जो है उसमें स्ट्रेचिंग आ जाए, या आर्म के मसल्स में, तो आप देखिए कि ऑल दो योर बोन्स आर इंटैक्ट बट वो मसल की जो स्ट्रेचिंग है या मसल की जो स्टिफनेस है उसकी वजह से आपकी मूवमेंट जो है उसमें दैट इज़ वेरी पेनफुल, और समटाइम्स आप मूव करने के मतलब काबिल भी नहीं होते हैं. सो थिंक अबाउट दैट सिचुएशन एंड अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मसल्स और द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. यानी अगर आपके मसल्स जो हैं वो अप्रोप्रिएटली डेवलप हो रहे हैं, उनमें प्रॉपर टोन है, तो ही आपकी मोबिलिटी जो है पॉसिबल हो सकती है. सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट द मोटर डेवलपमेंट जो है उसमें दो चीज़ें रिलेटेड हैं, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ योर बॉडी बोन्स एंड द मसल्स. So children need a balanced muscle tone in order to develop their muscles and use them with ease when standing, sitting, rolling, walking, running, swimming, and all other postures and actions. So, when we talk about the motor development, that also involves the child's vestibular and proprioceptive systems. It's like vestibular and proprioceptive systems. Both of these are part of the child's sensory system. जो सेंसरी सिस्टम है वो भी उसके साथ भी इंक्लूड होती है आपकी जो मोटर डेवलपमेंट, यानी आपकी वेस्टिबुलर सिस्टम और दूसरा क्या है आपका प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम्स. Proprioceptive system और vestibular system जो हैं, these are both the part of the child's sensory system. So the vestibular system is located in the inner ear and allows the body to maintain balance. अब ये जो vestibular system है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी आपके लिए कि जो हमारे इनर ईयर है उसके अंदर ये हमारा सिस्टम मौजूद है जो कि हमारे बॉडी बैलेंस में हेल्प आउट करता है. और जो प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम है that involves in the inner ear the muscles, joints and tendons. It allows the body to understand where it is located. Maintaining balance and posture, having coordinated movements are only possible if the proprioceptive system is functioning well. यानी अगर आपकी ये जो दोनों सिस्टम, जो वेस्टिबुलर सिस्टम है और प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम है, दैट आर लोकेटेड, यानी इनकी दोनों की जो पोजीशन है वो आपके इनर ईयर्स में है. और अगर आप देखें कि कभी आपकी वो दोनों चीज़ें इंटैक्ट ना हों तो आप अपना बॉडी बैलेंस जो है वो लूज़ कर सकते हैं.
So the typical development of child's motor skills usually follows a predictable order or sequence. अब जब हम मोटर डेवलपमेंट की स्किल्स की बात करते हैं किसी भी बच्चे की, तो उसमें जो उसकी ऑर्डर है, सीक्वेंस, दैट इज़ प्रेडिक्टेबल, राइट? जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और उसके प्रिंसिपल में ये कि द ग्रोथ और द चेंज इज़ कोहेरेंट एंड ऑर्डरली कोहेरेंट। इट मीन्स कि एक ऑर्डर में और एक खास फ्लो में जो है वो सारा का सारा डेवलप हो रहा होता है। सो जो आपकी मोटर मूवमेंट्स हैं चिल्ड्रन के अंदर हो रही होती हैं डिफरेंट स्टेजेस, हम उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? यानी डेफिनेटली अगर बच्चे ने खड़ा होना सीख लिया तो हम ये कहते हैं कि ये चंद दिनों में सहारे के साथ चलना शुरू कर देगा, और उसके चंद दिनों में ये इंडिपेंडेंटली वॉक भी स्टार्ट कर देगा। सो डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम द इनर बॉडी टू द आउटर बॉडी, ये भी हमने लास्ट उसमें पढ़ा। ये प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है वो उसकी सारी जो है डेवलपमेंट होती है। सो दिस मीन्स दैट चिल्ड्रन यूजुअली डेवलप और गेन कंट्रोल ओवर देयर आर्म्स बिफोर दे डेवलप और गेन कंट्रोल ओवर देयर फिंगर्स। और ये भी हमने पढ़ा कि जर्नल टू स्पेसिफिक होती है, यानी आपकी इनर साइड से आउटर साइड की तरफ जो है वो डेवलपमेंट हो रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो बच्चे का कंट्रोल है अपनी बॉडी के ऊपर, वो पहले उसका आर्म्स के ऊपर अपना कंट्रोल आता है, यानी वो अपनी आर्म्स की मूवमेंट को बेहतर तरीके से कंट्रोल करना सीखता है। और उसके बाद जो यानी उसकी, या आप ये कह लीजिए कि जो पावर आती है वो उसकी आर्म्स के अंदर फर्स्ट आती है, यानी वो आर्म मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है, आर्म मूवमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है। बट आफ्टर दैट आर्म मूवमेंट के बाद फिर उसके फिंगर्स में जो है वो पावर जाती है, और फिंगर्स के कंट्रोल या फिंगर्स मूवमेंट या फिंगर मैनिपुलेशन जो है आफ्टर दैट जो है वो डेवलप होती है। सो डेवलपमेंट ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दूसरी हमने जो चीज़ हमने लास्ट उसमें पढ़ी थी कि जो डेवलपमेंट है वो टॉप टू बॉटम होती है। इट मीन्स चिल्ड्रन नीड टू कंट्रोल देयर हेड फर्स्ट, देन दे विल गेन कंट्रोल ओवर देयर लेग्स एंड फीट। यानी आप देखेंगे जो बच्चों का कंट्रोल है वो सबसे पहले अपनी बॉडी में वो हेड कंट्रोल आता है, ये नेक होल्डिंग आती है। फर्स्ट सबसे पहले वो नेक होल्डिंग सीखते हैं, उसके बाद फिर वो अपनी बैक को जो है वो फिक्स करना सीखते हैं, सहारे के साथ बैठना, बगैर सहारे के बैठना सीखते हैं। देन द कंट्रोल एंड द पावर ऑन देयर बॉडी मूवमेंट्स गोज टू द टुवर्ड्स द लेग्स एंड द फुट। यानी फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो पावर और कंट्रोल है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा होता है। So if we see the motor development in the first month, it may drop after birth but will be regained quickly. Hand, arm, leg and rotating movements are all reflex motions. ठीक है, यानी कुछ रिफ्लेक्स मोशंस भी जो हैं वो होते हैं, जैसे कि हैंड, आर्म, लेग और रोटिंग मूवमेंट्स हैं। So head flops if not supported, focuses eyes at 18 to 40 centimeters, stares at high contrast patterns and objects but does not reach. Similarly, recognizes mother's voice, startles at noise. और इसी तरह से वो अपनी माँ की आवाज़ को पहचानना शुरू करते हैं, और जहाँ से आवाज़ हो रही होती है उस तरफ ध्यान करने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर द मूवमेंट्स ही स्टार्ट्स इन सेकेंड मंथ। द चाइल्ड मसल्स रिलैक्स एंड ट्विच लेस। अब उसमें वो जो एक ट्विचनेस होती है वो कम हो जाती है, और मसल्स जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। ये लिफ्ट्स हेड अबाउट 45 डिग्रीज, वो 45 डिग्रीज तक अपना सर खुद से उठा सकता है। वाइल लेइंग ऑन टमी, हैंड स्टार्ट टू अनफ्लोट। और वो जो यानी अगर जो उसमें हेड उठाना है ना, वो सीधा लेटा हुआ नहीं उठाता, बल्कि आप टमी के ऊपर उसको आप जब लिटाते हैं तो फिर वो 45 डिग्रीज तक अपना हेड जो है वो बेबी उठा सकते हैं इन द सेकेंड मंथ। और इसी तरह से वो अपने हैंड्स जो हैं उनको अनफोल्ड करना शुरू, अनफोल्ड मीन्स खोलना शुरू करते हैं। आप देखेंगे छोटा बेबी जो है उसके बिल्कुल हाथ जो है वो ग्रिप्स, उसके उसने बुट्टियाँ जो है वो बिंची हुई होती हैं, बंद की हुई होती हैं। तो सेकेंड मंथ में उसकी जो अनफोल्डिंग ऑफ हैंड्स है वो स्टार्ट हो चुका होता है। He or she may reach and grasp an object for a short time. Eyes move in unison and can track close moving objects. और चूंकि आइज़ की उसकी डायरेक्शन हमने बताई कि वो सिर्फ 18 टू 40 सेंटीमीटर्स तक जो है वो देख सकता है, तो उसकी जो करीब करीब चीज़ें होती हैं उनको वो आइज़ के साथ फॉलो करने की कोशिश कर रहा होता है और थोड़ा ग्रैस्प करने की कोशिश करता है। मे रोल ओवर वन वे, और वो समटाइम्स कुछ बच्चे जो जिनकी डेवलपमेंट बेहतर होती है वो वन साइड पर रोल ओवर करना भी सीख लेते हैं। So this stretches out arms and legs, rolls over from back to side, hold heads up to search for sounds and movements. They discovers feet and hands, holds objects longer. They swipes with arms, briefly bears weight on legs.
They responds to details, high contrast objects and cuts first tooth 3 to 6 month और later. और इसी तरह से 3 से 6 महीने के दरमियान में वो अपना फर्स्ट टूथ जो है वो भी निकालना शुरू कर देते हैं, यानी कट्स ऑफ द फर्स्ट टूथ मीन्स उनका जो दांत है वो भी 3 से 6 महीने के दरमियान पहला दांत जो है वो बच्चे का निकलना शुरू हो जाता है. So these are the some developments. During 4 months, stands up and holds weight with help. अब वो जो है अपना वज़न सहारे के साथ खड़ा होना शुरू करता है और अपना वज़न सहारे के साथ उठाने की कोशिश करता है. ही रोल्स फ्रॉम फ्रंट टू साइड. अब वो फ्रंट से साइड की तरफ रोल भी हो सकता है. ही और शी लिफ्ट्स हेड अबाउट 90 डिग्रीज. और अब अपना सर जो है वो 90 डिग्रीज तक अबाउट कर सकता है. सिट्स विद आर्म्स प्रॉप्ड रीचेस फॉर ऑब्जेक्ट्स. और अपने आर्म्स के साथ जो है वो ऑब्जेक्ट्स की तरफ रीच आउट करने की कोशिश भी करता है. होल्ड्स हैंड्स टुगेदर. अपने हाथों को करीब लाने की कोशिश करते हैं. During 5th month, rolls over from front to back, grabs toes and feet, wiggles. Forward on floor, reaches with a good aim and transfers objects from hand to hand. During 6th month, holds head steady. अब वो अपना जो सर है उसको बेहतर तरीके से संभालने के काबिल हो चुका है. Sits with back straight when propped. और अब वो स्ट्रेटली बैठ भी सकता है कि जब उसको पीछे से कोई सहारा जो है वो दे दिया जाए बैठने के लिए. He or she grasps small objects and studies them. अब वो studies them मीन ये है कि उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है. व्हाट इज़ दिस, क्या है ये, उसको पकड़ता है, उसको जांचने की कोशिश करता है. आप देखिए छोटे बच्चे को आप कोई चीज़ पकड़ाएंगे वो उसको मैनिपुलेट करता है उल्टा सीधा करके, उसके कलर्स और उसकी लाइट्स और इस तरह की चीज़ों को जो है वो जानने की कोशिश करता है. सो ही और शी रोल्स इन बोथ डायरेक्शंस, अंडरस्टैंड्स ऑब्जेक्ट्स में बी हाइडिंग बिहाइंड अनदर. और अब वो जो है पीकाबू हाइड एंड सीक जो है उसको भी वो फॉलो करना शुरू करता है और इन्जॉय करता है. सो इन्फेंट स्टेज में क्या है? इन्फेंट स्टिल टेक अ नैप इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून. इन्फेंट्स जो हैं वो मॉर्निंग और आफ्टरनून में दे डू नैप. दे स्टार्ट टू ईट एंड स्लीप एट रेगुलर टाइम्स. They eat 3 meals a day and drink from bottles at various times. They start using a cup and a spoon to feed themselves. अब उनके लिए कप और स्पून जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है. इन्फेंट्स कैन सिट अलोन. और इन्फेंट्स जो है वो अकेले बगैर सहारे के बैठ सकते हैं. दे क्रॉल विद देयर स्टमक टचिंग द फ्लोर एंड दे क्रीप ऑन देयर हैंड्स एंड नीज. बाय 8 months they can reach for and hold objects. और वो 8 महीने तक जो है वो चीज़ों तक पहुँचना, लोकेट करना और भाग के वहाँ तक, भागना कैसे, चल के नहीं भागना है बल्कि क्रॉलिंग करते हुए जिसको हम कहते हैं ना, वो दे कैन गो देयर. So I am feeling also very excited because whenever I talk about the development of child at early ages, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे सामने कोई बहुत छोटा सा बेबी और मैं उसको इमेजिन भी कर रही हूँ और एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग्स जो हैं वो भी साथ आती हैं, बड़ी लाइवली फीलिंग. सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड डेवलपमेंट, जस्ट इमेजिन और थिंक. और इफ़ देयर इज़ सम चाइल्ड अराउंड यू, तो आप उसको जब ऑब्जर्व करेंगे या इमेजिन करेंगे तो आप उसके बारे में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं. So now they can pick up objects with their thumb and forefinger and left objects को. अब वो चीज़ों को उठा भी सकते हैं अपने 4 फिंगर्स के साथ और ऑब्जेक्ट्स को गिरा भी सकते हैं. और यूजुअली इस एज में अगर आप देखें कभी तो बच्चों की बड़ी फेवरेट गेम होती है, यानी आप उन्हें चीज़ पकड़ाएं वो गिरा देते हैं. दे एंजॉय, देन यू पिक अप अगेन एंड दे ड्रॉप अगेन, यू पिक अप अगेन एंड दे ड्रॉप अगेन. सो इट्स लाइक अ प्ले फॉर देम एंड दे एंजॉय अ लॉट. So they start to throw things, they pull up to stand and they stand holding onto the furniture and they can walk when led. और अब जो है अगर उनको सहारा दिया जाए तो वो चलना फिरना भी सीख लेते हैं. By the time they are 12 months old, most babies can weigh 3 times what they weigh at birth and gain about an inch per month in the length. अब ये जो उनकी ग्रोथ हो रही है इस टाइम पे आप देखिए कितनी तेज़ी से हो रही है कि उनका जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो 3 times more weight gain कर चुके होते हैं from the time of their birth. एंड सिमिलरली उनकी जो हाइट है उसमें एवरी मंथ वो 1 इंच का जो है इजाफा हो रहा होता है. सो द एवरेज इन्फेंट एट 1 year may be between 26 to 36 inches long. So how well a child's motor skills are developing will influence how well they do in other developmental areas. अब ये भी जैसे कि हमने कहा कि शुरू में हमने पढ़ा था कि जितनी भी डेवलपमेंट है दैट ऑल इज़ इंटरनेट. सो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो मोटर डेवलपमेंट है वो उसका इन्फ्लुएंस जो है अदर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट के साथ भी है. सो मोटर स्किल्स एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अगर हम रिलेशनशिप देखें,
Children are more likely to explore their environment if they are able to move easily or change positions. यानी अगर बच्चा फिज़िकली फिट है, उसकी मोटर स्किल्स इंटैक्ट हैं, अप्रोप्रिएटली डेवलप कर रही हैं, तभी वो चीज़ों को रीच आउट कर पाता है, वहाँ तक पहुँच पाता है और उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है. अगर उसकी फाइन मोटर्स या ग्रॉस मोटर में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो किसी भी चीज़ तक उसके लिए पहुँचना, रीच आउट करना खुद से विदाउट हेल्प डिफ़िकल्ट है, और वो चीज़ों के बारे में नए लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं वो भी लेना उसके लिए लिमिटाइज हो जाते हैं. So let's talk about the motor skills and the development of self-help skills. Solid motor controls helps children learn how to finger feed and later use utensils like forks, spoons, chopsticks and dress and undress, brush teeth and wash hands and face, and to learn to use a washroom or bathroom. So अगर आप इसकी बात करते हैं सेल्फ हेल्प स्किल्स की, डेफिनेटली सेल्फ हेल्प स्किल्स जो हैं चूँकि उनके अंदर आपकी बॉडी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा शामिल हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन शामिल है, आपकी ग्रॉस मोटर के साथ फाइन मोटर स्किल्स शामिल हैं. तो अगर उसकी मोटर स्किल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मोटर डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो फिर वो जो सेल्फ हेल्प स्किल्स हैं उसके लिए उसको सीखना और उसको कंटिन्यू करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? इसी तरह से मोटर स्किल्स और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट का भी बहुत रिलेशनशिप है. हैविंग कंट्रोल ओवर द ओरल मोटर एरिया अलाउज अ चाइल्ड टू लर्न टू प्रोनाउंस लेटर्स एंड साउंड्स करेक्टली. दिस इज आर्टिकुलेशन. जो हमारी आर्टिकुलेशन है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन और द प्रोड्यूसिंग साउंड्स. सो अगर आपका मोटर स्किल्स या आपकी मोटर एबिलिटीज़ में प्रॉब्लम है तो आपका सारा जो साउंड बॉक्स है वो सही से वर्क नहीं कर पा रहा है, उसमें कोई किसी किस्म का स्ट्रेच है मसल्स के अंदर जो कि नेक और से रिलेटेड एरिया में है, तो फिर आपके लिए साउंड को प्रोड्यूस करना, लेटर्स को करेक्टली प्रोनाउंस करना, दैट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क. इसी तरह से अगर हम मोटर स्किल्स और सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट का रिलेशनशिप देखें तो दैट्स टू वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ? बिकॉज मोटर स्किल्स आर नीडेड फॉर सिटिंग प्रॉपरली. मोटर स्किल्स के लिए हमें क्यों ज़रूरी है? ताकि हम प्रॉपरली बैठ सकें, चल फिर सकें, बात कर सकें, खा सकें. सो हाउ अदर्स रिएक्ट टू हाउ वेल अ चाइल्ड डज ऑल दिस मे हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड्स डेवलपमेंट. तो आप देखिए ना कि ये कितनी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, बच्चे की पर्सनैलिटी पे करती है. यानी कि एक बच्चा चलता फिरता हंसता बोलता खाता पीता नज़र आता है तो तमाम लोग उसको पसंद करते हैं. और अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा कहीं लैग कर रहा हो अपनी मोबिलिटी में, यानी वो सहारे के साथ उसको चलना पड़ रहा हो, एज अप्रोप्रिएट उसकी मोबिलिटी ना हो, किसी और पे डिपेंडेंट हो, तो एवरी वन जो अदर पर्सनस हैं वो उसके लिए बड़े सिंपथी का वे रखेंगे, बड़ी इमोशनल फीलिंग रखेंगे, उसको जो है वो लेस फील करेंगे उसके लिए. और डेफिनेटली वो बच्चे की जो एक सोशल या इमोशनल अटैचमेंट है वो कभी भी उस तरह से नॉर्मली डेवलप नहीं हो सकती. सो हमने यहाँ पे इस स्लाइड में ये देखा कि जो मोटर डेवलपमेंट है दैट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट like cognitive development, self-help skills, communication, articulation, social and emotional sound. So these all activities or all domains of development influence on the motor development. So let's talk about sensory development. What is sensory development? जैसे हमने पढ़ा कि मोटर डेवलपमेंट जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सिमिलरली जो सेंसरी डेवलपमेंट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट in the growth and development of a child. So everything humans do involves using one or more senses. इंसान जो भी कुछ कर रहा हो, जिस भी एक्टिविटी में एंगेज हो, कोई ना कोई एक सेंस इन्वॉल्व होती है. सो इट इज़ थ्रू द सेंसेस दैट इन्फेंट डिस्कवर द वर्ल्ड. और जो बच्चा एक्सप्लोर करता है दुनिया में आने के बाद दुनिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है, वो तमाम की तमाम चीज़ें उसके सेंसेस के थ्रू हो रही थी. And without one's senses, the brain would be an internal prisoner within the confinement of one's skull. And if we do not have any sense, यानी हमारे पास अगर ये अल्लाह ताला ने जो हमें 5 सेंसेस दी हैं जिसको हम अक्सर गेटवेज ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, यानी रास्ता है वो नॉलेज का हमारे अंदर दाखिल होने का, ठीक है, लर्निंग का, गेटवेज ऑफ नॉलेज. तो अल्लाह ताला ने ये जो हमें सलाहियत दी है 5 सेंसेस की, 5 सेंसेस की, जिसको हवासे खमसा कहा जाता है उर्दू में. दिस इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह.
अगर ये हमारे पास ना हो तो आप यकीन कीजिए कि जो हमारे दिमाग में हमारा दिमाग है खोपड़ी के अंदर, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई कैदी है। लाइक उसके अंदर कोई सेंस नहीं है, उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, इट्स लाइक डेड। तो हमारी जो भी लर्निंग हो रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर सेंसेस. So human experiences these sensations through interactions with the environment. अब ये जो सारी sensations हमें होती हैं इस इन senses के थ्रू, वो कहाँ से होती हैं? That is with the interaction with the environment. यानी हम जो अपने environment के साथ हमारा interaction है उसके थ्रू हमारी वो interaction जो है हमें senses के थ्रू ही possible है. So interpreting the meaning of these sensations for actions is called sensory processing. और ये जो सारी एक्टिविटी है या एक्शन है इन बिटवीन आवर सेंसेस एंड द एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड सेंसरी प्रोसेसिंग. So when a child uses her senses to discover a new object, she or he creates a neuronal pathway in the brain. अब जब भी कोई बच्चा कोई नई चीज़ सीखना जा रहा होता है और अपनी कोई सेंस यूज़ कर रहा होता है, तो उसके जो ब्रेन है उसमें न्यूरल पाथवे जो है वो बन रहा होता है. So the more often she stimulates her senses from her environment, the more likely she is to create new neuronal pathway and strengthen old neuronal pathway in the brain. यानी हमेशा जो भी सेंसेस यूज़ की जा रही हैं, जो भी एक्टिविटी किसी भी सेंसेस में हो रही है, उसकी वजह से हमारे या तो कोई एक नया पाथवे बनता है न्यूरॉन्स में जो कि मैसेज लेके जाता है फ्रॉम द सेंसेस पार्ट टू द ब्रेन, या फिर कोई ओल्ड जो पहले से बना हुआ पाथवे यानी हमारी ओल्ड लर्निंग है उसी को मजीद स्ट्रेंथन कर रहा होता है. सो सेंसरी डेवलपमेंट बिगिंस ड्यूरिंग gestation and continues throughout the child. They are sound sensory process. यानी जो हमारी जो सेंसरी डेवलपमेंट है वो यानी आपकी जो फेटल है वोम्ब है माँ के पेट से ही जो है वो सेंसरी डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाती है और थ्रू आउट द लाइफ या चाइल्डहुड जो है उनकी डेवलपमेंट चलती रहती है. अच्छा, इसमें आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि व्हेन द चाइल्ड कम्स on the on the world, on the earth, or the life comes into the life from the mother's womb, तो उसके पास जो उस वक्त सेंस मौजूद होती है जो कि उसकी माँ के पेट में भी होती है उसके पास, दैट इज़ द सेंस ऑफ हियरिंग. यानी जो सुनने की सलाहियत है वो वाहिद सलाहियत है कि वो जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तब भी उसके पास वो सलाहियत मौजूद होती है. यानी वो माँ के पेट में भी मौजूद रह के इर्द गिर्द की आवाज़ें या साउंड जो है वो सुन रहा होता है. बाकी सेंसेस उसकी काम नहीं कर रही होती है उस टाइम, लेकिन जो हियरिंग सेंस है दैट इज़ ऑल्सो वर्किंग एट दैट टाइम. सो दे आर 7 सेंसरी प्रोसेसेस. द फर्स्ट वन इज सीइंग यानी देखना, हियरिंग सुनना, टेस्ट चखने की सलाहियत, स्मेल सूंघना, टच करना यानी टच करते हुए चीज़ों को जानने की कोशिश करना, यानी छू के कोशिश करना. इसी तरह से बॉडी पोजीशन सेंस जिसको प्रोप्रिसेप्शन कहते हैं. ठीक है, यानी आपको इस चीज़ की सेंस होना कि आपकी बॉडी कहाँ है, आपने बॉडी को किस तरह से मूव करना है, किस जगह लोकेट करना है, दैट इज़ प्रोप्रियोसेप्शन. और जो सातवीं सेंस है दैट इज़ मूवमेंट सेंसेशंस विच इज़ कॉल्ड वेस्टिबुलर इनपुट. So we are going to discuss about the 7 sensory processes which a child has to go through. So now we are going to discuss a brief of each sense, its purposes and the stages of its development. How infant stimulates their senses and why sensory stimulation is important for infants. यानी वो सेंसेस स्टिमुलेट कैसे होती हैं इन्फेंट्स के अंदर और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है कि वो क्यों जो है वो ज़रूरी है कि वो सारी सेंसेशंस जो है उनकी स्टिमुलेशन होना और उनको एक्टिव होना फॉर ए हेल्दी डेवलपमेंट. So let's talk about the sight or the vision first of all. The visual system begins to develop around the 9th and 10th week of gestation and continues developing until 3 years after birth. अभी जो हमारा विजुअल सिस्टम है इसकी डेवलपमेंट 9वें से 10वें वीक में जो है वो स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, और ये कंटिन्यू कब तक रहती है, यानी पैदाइश के 3 साल बाद तक जो है वो जाके आपकी सारी की सारी विजन जो है वो इंटैक्ट होती है, जिसमें कि आपका एक प्रॉपर लेंथ ऑफ विजन शामिल है, जिसमें आपकी पेरिफेरल विजन शामिल है कि आप इर्द गिर्द कहाँ तक जो है वो देख सकते हैं. सो एट बर्थ इन्फेंट्स आर एबल टू डिटेक्ट मोशन
can focus on an object about 8 inches away, are sensitive to brightness and have red and green color vision. अब जब बच्चा जब पैदा होता है इन्फेंट, वो उस टाइम सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है मोशन को, यानी हरकत को डिटेक्ट कर सकता है, और वो सिर्फ 8 इंचज़ अवे तक की जो चीज़ें हैं उसको क्लियर नज़र आ रही होती है, उसके बाद उसको चीज़ें ब्लर नज़र आ रही होती हैं। और इसी तरह से उसकी ब्राइटनेस की तरफ सेंसिटिविटी होती है, यानी जहाँ ब्राइटनेस होती है तो वो उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट होता है। और इसी तरह से वो 2 कलर्स जो हैं उसको नज़र आते हैं उस टाइम, द रेड कलर एंड द ग्रीन कलर. अदर कलर्स आर नो कलर्स फॉर द चाइल्ड एट दैट टाइम. So by the end of second month, infants are able to track smooth pattern movements and begin to discriminate between colors. अब सेकेंड मंथ में जो है वो उसकी थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हो जाती है कि वो जो मूवमेंट्स इसके इर्द गिर्द हो रही होती हैं उनको विजन के साथ ट्रैक करना शुरू करता है, और इस तरह से मुख्तलिफ कलर्स के दरमियान में डिस्क्रिमिनेशन भी स्टार्ट कर सकता है. So during the third month, infants are better able to focus on objects further away and are beginning to develop depth perception, both of which continue to develop until age 2 or 3. अब थर्ड मंथ से जो बेसिक उसकी विजन है वो बेहतर तरीके से डेवलप होना शुरू कर देती है, और वो चीज़ों को फॉलो करना और फोकस करना शुरू कर देता है. So many toy companies gear toys that have geometric shapes and are black and white for newborns, and toys that are brightly colored and have patterns for infants about 3 months and older. These toys encourage development as the infant's neural pathways are being established. और इसी वजह से क्योंकि उनकी विजन एक लिमिटेड उसके अंदर होती है, तो जो टॉय कंपनीज़ हैं वो भी आप देखें कि ज्योमेट्रिकल शेप्स में बहुत सारे टॉयज़ बनाती हैं और बहुत ब्राइट कलर्स के साथ, और समटाइम्स ब्लैक एंड वाइट में भी वो बनाती है, यानी कंट्रास्ट कलर्स के साथ जो है वो टॉयज़ को बनाते हैं, ताकि वो जो उनकी विजन की या साइट की सेंस है उसको अप्रोप्रिएटली ट्रिगर कर सके. So let's discuss about the second sensory development, that is hearing. The auditory system begins to develop next. अब जो ऑडिटरी सिस्टम है सबसे पहले विजन का सिस्टम डेवलप होना शुरू होता है, ऑल्दो विजन जो है वो एक्टिव नहीं होती है ड्यूरिंग द बॉर्न, लेकिन वो पहले डेवलप होना शुरू हो जाती है. सेकेंड जो उसका सिस्टम डेवलप होता है वो हेयरिंग का है. दैट अराउंड द 5th वीक ऑफ द जेस्टेशन द ईयर बिगेंस टू फॉर्म. और 5वां हफ्ता जो होता है बच्चे का, उसमें उसके कान जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं. एंड बाय द 24th वीक ऑफ जेस्टेशन ऑल हेयरिंग स्ट्रक्चर्स आर इन प्लेस. और 24th वीक में जाके उसके जो यानी हेयर का पूरा स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर बन चुका होता है. सो बाय द एंड ऑफ जेस्टेशन द ऑडिटरी सिस्टम इज रीजनेबली मैच्योर एंड कंटिन्यूज टू डेवलप थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर आफ्टर द बर्थ. अब काफ़ी हद तक उसकी जो एट द टाइम ऑफ बर्थ है उसकी मेच्योरिटी हो चुकी होती है ऑडिटरी सिस्टम की, और 1 साल के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पे वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है मुख्तलिफ वॉइसेस के दरमियान. सो इन्फेंट्स डेमोन्स्ट्रेट दिस सेंस बाय टर्निंग देयर हेड्स और आईज टुवर्ड अ साउंड. अब छोटा बच्चा जो इन्फेंट है वो किस तरह से बताता है कि वो क्या सुन रहा है या उसको कितनी हद तक सुन रहा है, कोई चीज़ सुनाई भी दे रही है कि नहीं दे रही. वो अब इंडिकेशन देता है, अपना हेड उस तरफ करता है या अपनी आइज़ की मूवमेंट जो है वो साउंड की तरफ कन्वर्ट करता है. So newborns are more likely to respond to higher frequencies than lower frequencies. Higher frequencies को वो ज़्यादा respond करते हैं. Also repetition and longer duration increases the likelihood of infants hearing and responding to a sound. Adults can encourage infants stimulation through musical toys that use repetitive sounds in higher pitched tones. इसी तरह से आप देखिए कि जो इन्फेंट्स के लिए टॉयज़ बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर म्यूजिकल होते हैं, रेपिटेटिव साउंड्स होते हैं, यानी अगेन एंड अगेन वही साउंड चल रहा होता है. अच्छा, हम लोगों के लिए बड़ा इरिटेटिंग होता है समटाइम्स जो एल्डर होते हैं, लेकिन आप ये देखेंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स वो रिपीट हो रहा होता है, और वो जो रेपिटेशन ऑफ साउंड्स है वो एट द एज ऑफ इन्फेंसी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और वो उसको इंजॉय कर रहे होते हैं विद द हाई पिच. So let's talk about the taste and the smell. Taste and smell are chemical senses. These both are chemical senses, remember. So the process information by processing chemical changes in the air and in objects on the tongue. These are primitive sensory systems that are intimately involved with early developmental activities such as feeding, eating, and recognizing family members compared to strangers. और ये जो स्मेल्स हैं ये भी राइट ऑफ द बर्थ स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि ईटिंग, फीडिंग और रिकग्नाइजिंग ऑफ फैमिली मेम्बर्स जो है, यानी उनको स्मेल के थ्रू भी बच्चे जो हैं वो रिकग्नाइज करते हैं.
मदर की स्मेल जो है वो उनको लिए बड़ी अट्रैक्टिव होती है, और वो स्मेल करके भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है और डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं स्ट्रेंजर्स के दरमियान में और अपनी मदर या केयर गिवर्स के दरमियान में. सो इन दिस वे दीज आर प्रोटेक्टिव सेंसेस, यानी ये जो सेंसेस हैं प्रोटेक्टिव भी हैं. दे एनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव both through recognizing familiarity for safety purposes and by enabling the infant to identify food for nourishment. The taste buds become apparent during the 8th week of gestation. जो 8वां हफ्ता होता है उसमें उसके टेस्ट बड्स जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं. And by the 14th week the taste sensation is formed. At birth, infants express positive and aversive facial responses to taste. आपने देखा ना बच्चों को कोई चीज़ है किसी को मेडिसिन डालने कैसा वो अजीब सा फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं कि जैसे पता नहीं उन्होंने क्या मुंह में डाली. सो इट मीन्स दे हैव द सेंस ऑफ टेस्ट. The sense of smell is apparent at birth as an infant begins to recognize and prefers its mother's scent. So, as infants begin to develop, it is important to observe their reaction to the different sensations of sweet, sour, bitter, and salty things, as well as to the textures, to know that what they like or dislike. So, let's talk about the touch. Several touch receptors make up the somatosensory system. The infant experiences a sense of touch by any direct contact to the skin. The sensory receptors for touch send messages to the brain through neurons concerning temperature, pain, and the texture and pressure of objects applied to the skin. यानी जो टच से क्या क्या चीज़ें हमारी लर्निंग हो रही होती है, हम टेम्परेचर को टच से जो है वो फील कर सकते हैं, पेन जो है वो हमें टच से फील होती है, इस तरह से टेक्सचर्स जो हैं डिफरेंट वो टच के थ्रू आप पता चलते हैं आपको. इन द प्रेशर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अप्लाइड टू स्किन, यानी आपकी स्किन के ऊपर कोई चीज़ का प्रेशर आ रहा है, कोई वेट आ रहा है, वो भी आप जो टच की सेंस है आपसे उससे जो है आपको परसीव हो रहे होते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल अबाउट द सेंसरी डेवलपमेंट. अभी हमने जो ये 5 मेन सेंसेस पढ़ी हैं और उनकी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है. सो द सेंसरी सिस्टम बिगिंस टू डेवलप ड्यूरिंग जेस्टेशन. The nervous system, which is the message carrier to the brain for the senses, and begins to develop at the 3rd week of gestation. At the 9th week of gestation, the sensory nerves have developed and are touching the skin. By the 22nd week of gestation, the fetus is sensitive to touch and temperature. अब 22nd वीक जो है उसके अंदर फीटस जो है वो टच और टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव हो जाता है. यानी अगर माँ के पेट में कोई इस तरह से उसको प्रेशर आए, कोई टचिंग डिफरेंट किस्म की टच आए, उसको फील करता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है. और इसी तरह से अगर उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा या कम आ रहा हो तो वो भी अंदर उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है. So at birth, the sense of touch can be observed through the infant's reflexes when it comes in contact with different stimuli. One example is the rooting response. अब जो सेंस ऑफ टच है उसको उसके रिफ्लेक्सेस से यानी आप इंडिकेट कर सकते हैं. रिफ्लेक्सेस क्या है, यानी वो किस तरह से पॉलीथॉर पे आंखों को ब्लिंक करता है, हाथ को झटकता है, ठीक है. दीज आर द इंडिकेटर्स. So this is when an infant will reflexively turn its head and in the direction of a touch to its cheeks. यानी आप अगर उसके सर को डायरेक्शन देने की कोशिश करें या आप उसके चीक्स को छेड़ने की कोशिश करें, टच करें, तो कहीं ना कहीं उसको आपको रिफ्लेक्स उसका एक्शन देगा. So it is important for adults to understand what types of touch stimulation a specific infant needs. For example, infants who fall asleep only when rocked and like to be cuddled may prefer firm pressure against the body. अब टच की जो ये सेंसेस की जो अंडरस्टैंडिंग है या उसके लिए उसकी जो इम्पोर्टेंस है आप उसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. यानी ख़ास किस्म की सेंसेशन जो है बच्चे को चाहिए होती है. फॉर एग्जांपल जैसे आप बच्चे को सोने के लिए रॉक करते हैं, उसको कटल करते हैं, उसको साथ लगाते हैं, ख़ास बॉडी प्रेशर्स को देते हैं, थपाते हैं, ठीक है, तो वो जो है उसको फील कर रहा होता है. ऑल्दो वही सेंसेशन अगर हमें दी जाए इस स्टेज के ऊपर हमें बहुत अजीब या बुरी लगती है, शायद हम सो ही ना सकें अगर हमें कोई मुस्तकिल इस तरह से टच कर रहा हो, लाइक थप 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 स्लीप 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 लाइक कर्लिंग, ठीक है, जैसे ललाबीज हैं और सारी लोरियाँ हैं माओ की. सो अगर हमें कोई इस तरह से स्टेज में कर तो दैट इज़ लाइक अनबियरेबल फॉर अस, बट एट दैट स्टेज kids enjoyed that cuddles and that rocking. So one way to apply this pressure is by swaddling infants. This firm pressure relaxes excited neurons that are sending messages back and forth from the surface of the skin to the brain.
Some infants are content to lie or sit and play one spot. This doesn't mean that they are not as curious as other infants, but that they can absorb only so much stimulations at one time. By contrast, other infants who are constantly exploring by reaching out to the touch various objects and textures are more likely seeking stimulation. ठीक है, अब डिफरेंट तरह से बच्चों के अंदर जो है वो स्टिमुलेशंस आ रही होती हैं टचिंग की और रीचिंग आउट की, लेकिन वो उसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं और but all of them are in a learning stage. So then the movement sensations or vestibular system is a sensory area that is not often discussed in literature but is important to development. The vestibular system involves one's balance and works in conjunction with other senses. The vestibular system is designed to answer questions that relate to the human body, such as which way is up and where I am going. This is accomplished by measuring the position of the head through the combined efforts of the five sensory organs in the inner ear, a process that enables one to maintain one's balance. So during gestation, the vestibular system is immature but operating by the ninth week and continues to mature throughout gestation and after birth. The vestibular system is important for an infant to be able to hold its head steady and when being held upright, sitting up, standing, and walking. It is easy to recognize when the vestibular system is sending different messages to the brain than what is actually taking place. Examples, including infants falling over when sitting and falling down when walking. यानी जब वो बैठते हुए गिर जाते हैं या उठ खड़े हुए गिर जाते हैं तो इट मीन्स कि तब उनका जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता. So in these instances, the vestibular system is sending a different message to the infant's brain in relation to what is happening with its body. So body position sense. Body position sense क्या है? That is proprioception. The seventh sense, body position sense or proprioception, works in conjunction with other senses. ये भी दूसरी senses के साथ मिलके काम कर रही होती है. Proprioception is the movement and position of the limbs and body in relation to space. यानी space में, यानी space है ना, all around is space, कि आपकी बाजू कहाँ है, आपकी टांग कहाँ है, आपकी बॉडी कहाँ है, वे आर यू स्टैंडिंग, यानी आप मुस्तकिल क्यों अपनी बाजू को ऊपर रखेंगे, कहाँ रखनी है, टेबल पे रखनी है, चेयर पे रखनी है, अपने पास लगाना है, कहाँ करना है. दिस इज द बॉडी पोजिशन सेंस. So proprioceptors are located in muscles and joints and are triggered by bodily movements. Proprioceptors combine with vision, the sense of touch, and input from the vestibular system. It helps infants reach such milestones as rolling over, crawling, and walking. So sensory systems in concert. The sensory system works in concert with each other to enable an infant to engage with the environment and gain control over the body and its capabilities. यानी सेंसरी सिस्टम को अगर हम देखें तो ये तमाम बाकी सिस्टम्स के साथ वर्क करते हुए इन्फेंट को इस काबिल बनाता है कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ एंगेज रह सके और उस इन्वायरमेंट से सीख सके, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी बॉडी मूवमेंट्स के ऊपर कंट्रोल करते हुए और अपनी बॉडी की कैपेसिटीज़ को यूटिलाइज करते हुए. So consider a sensory explanation of what one might observe when watching a 6-month-old infant playing ball using all seven senses. As he touches and hits the ball, the infant receives such cues as to whether the ball is hard or soft, smooth or rough. He discovers the textures and taste using his tongue to lick the ball when it is near or in his mouth, as well as any odors by smelling the ball. यानी ये एग्जाम्पल है एक कि जो एक 6 माह का बच्चा जो है वो एक बॉल को टच करते हुए, एक बॉल के साथ प्ले करते हुए उसकी ऑल सेंसेस जो हैं वो उसके साथ एंगेज होती हैं. किस तरह से कि देखें, जब वो उसने बॉल को पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, तो उसकी टच की सेंस है. इस तरह से वो बॉल को पकड़ते हुए मुंह में डालता है और उसको टेस्ट को फील करने की कोशिश करता है, उसको उसकी सॉफ्टनेस और हार्डनेस को फील करने की कोशिश करता है, उसको जो है उसको टेक्सचर जानने की कोशिश करता है. इसी तरह से वो उसको स्मेल भी कर रहा होता है, उससे कोई खास किस्म की ओडियोर आ रही है कि नहीं आ रही है, और इस तरह से उसको देख भी रहा होता है, उसके कलर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा होता है. सो इट मीन्स कि इट वर्क्स, द सेंसरी सिस्टम वर्क्स इन कोहेरेंट. So the infant receives visual stimulation by the color of the ball and by watching it roll on bounce. The auditory system is triggered when a noise such as thud, ring, or squeak
is made as the infant hits the surface of the ball. यानी अब सिमिलरली उसकी जो नॉइस या हियरिंग की सेंस है वो भी साथ साथ जाएगी। जब वो बॉल ठुक करके लगती है नीचे या घूमती है और स्क्विक, इस तरह की आवाज़ें जब बॉल में से आती है तो इट मीन्स कि उसको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। सो द वेस्टिबुलर सिस्टम इज एक्टिवेटेड एज द इन्फेंट इज सेटिंग अप, और उसका वेस्टिबुलर सिस्टम जो है वो उसको जब बैठा हुआ है तो उसको बॉडी बैलेंस करने में हेल्प आउट कर रहा है। इसी तरह से the infant uses proprioception as he is moving his arms and legs in the space while throwing, pushing, or hitting the ball, and watching it with the eyes and maintaining his balance. So this is a wonderful example कि आप देखें कि जो सारी senses हैं, all 7 senses एक ball play के साथ जो है वो किस तरह से active हैं. So adults can encourage sensory development in their infants by providing a safe and stimulating environment for discovery. Sensory exploration is important to infant development, specifically for establishing new neural pathways in the brain and strengthening already developed neural pathways. Now let's talk about the perceptual development. But I would like to tell that जो हमारी सब sensory developments हैं, these are also like the part of perceptual developments. हम उन्हीं को यूज़ करते हुए sensory developments को यूज़ करते हुए perceptual developments की तरफ जा रहे होते हैं. So it refers to development of 5 senses like sight, sound, taste, touch, and smell. We used to believe that newborn babies were extremely limited in their perceptions of the world around them. A couple of old myths that illustrated this are that babies cannot see at birth or are colorblind, and that babies cannot hear at birth because their ears are filled with mucus and fluid. So we know that notions like this are false and that newborns have some amazing capabilities जो कि हमने अभी सब पहले discuss की हैं. So at the 0 to 5 months में जो perceptual development है, infants babble, coo and gurgle. They study their hands and feet. They turn to locate the source of the sounds. Infants can focus on and follow moving objects with their eyes. They explore things with their mouths. They put anything they can hold into their mouth. They cry in different ways to express hunger, anger, and pain. They forget about objects that they cannot see. During 6 to 12 months, infants wave bye-bye and play pat a cake. They respond to simple directions. They look for things not in sight, like peekaboo and hide and seek. So infants make sounds like dada and mama. They begin to pretend by acting out familiar activities. They make sounds they can be understood by people who know them well. So they repeat actions that cause a response, such as when given a rattle, they will shake it and laugh it. By 12 months, many infants speak their first understandable words. So the perceptual development is vital for a developing child's cognitive abilities. For him to be able to socialize, develop a sense of self-awareness, master hand-eye coordination, and memory skills. So thank you very much for being with me, और आई डू होप कि आपने डिटेल में अंडरस्टैंड किया है परसेप्चुअल मोटर डेवलपमेंट को, परसेप्चुअल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट और सेंसरी डेवलपमेंट को. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस lecture, and if you have any question you can put on it on your Google Classroom and I'll try to answer you there.